नेक्स्ट केस क्या है, सिक्स्थ, व्हेन सर्किट कंटेन्स ओनली इंडक्टेंस L and capacitor C in सीरीज। मतलब एक सर्किट होगा हमारे पास जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों सीरीज में होगा, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों सीरीज में है। इसका इंडक्टेंस L है और इसका कैपेसिटेंस C है, और इनके टर्मिनल्स पर मैंने एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया है, वोल्टेज सोर्स। अगर मैं ये मान लूं कि सीरीज में, तो दोनों में करंट क्या होगा, सेम होगा, और टोटल वोल्टेज आपने V अप्लाई किया है। ये V इसमें दो पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, VL और VC, ठीक है ना। और ये सबको पता है कि अगर ये हम ये ऐसे कहें कि करंट है ये, और ये आप जानते हैं कि इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, VL 90 डिग्री, और कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है VC वो करंट से 90 डिग्री लैगिंग कंडीशन में होता है, 90 डिग्री, ठीक है, दोनों π/2। और एक सेकंड के लिए अगर मैं एज्यूम कर लूं VL इज ग्रेटर देन क्या बेटा, VC, अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं तो नेट जो हमारा V आएगा वो क्या आएगा, VL डिफरेंस क्या, VC, नेट हमारा जो वोल्टेज आएगा बेटा। और इस तरीके से जो हमारी नेट क्या आएगी, V इज इक्वल टू I इंटू जेड, ठीक, I इंटू क्या, जेड, VL I इंटू XL डिफरेंस I इंटू XC। नेट इंपिडेंस जो हमारा आएगा, प्रतिबाधा, वो कितनी आएगी, XL डिफरेंस XC। निश्चित रूप से मैंने VL को बिग माना है किससे, VC, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं VC ही हो सकता है बड़ा हो किससे, VL से, जो भी रहेगा। ये हमारा नेट इंपिडेंस हो गया। वो कितना है, ये जो बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के डिफरेंस के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और है, XL बराबर, और एक ये तो नेट इंपिडेंस रहा इस कंडीशन में, चूंकि दोनों के बीच 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का। अब इस तरीके से यहां से एक बात और क्या करें कि अगर ऐसा हो जाए, बाय द वे, XL इज इक्वल टू XC हो जाए, XL इज इक्वल टू कितना हो जाए, XC हो जाए बेटा, तो इस कंडीशन का मतलब तो ये निकल कर आया कि जो Z की वैल्यू होगी, अगर XL इज इक्वल टू XC हो जाए, 0 हो गया, इंपिडेंस 0 हो गया, यानी सर्किट में कोई अपोज नहीं है, सर्किट में कोई अपोज नहीं है अगर, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं बताऊं, अगर Z 0 हो गया, अपोज, कोई प्रतिरोध ही नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, तो इस कंडीशन में जो करंट हो जाएगा उसका तो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे ये जेड जो है विरोध है, और विरोध अपने मिनिमम वैल्यू पर आ गया है, 0 से कम तो हो नहीं सकता विरोध, ठीक है ना। डीसी सर्किट में जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, एसी सर्किट में वो आपका इंपिडेंस है, और वो इंपिडेंस 0 हो गया, कोई अपोज ही नहीं हो रहा है, धारक कोई विरोध नहीं हो रहा है इसी करंट का। तो जब धारक विरोधी नहीं हो रहा तो फिर करंट की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, एम्पलीट्यूड, आयाम अनंत हो जाएगा, बहुत ज्यादा, यानी करंट बहुत हचक के बहेगा। इस तरीके से XL बराबर आप चाहें तो ओमेगा इंटू L लिख सकते हैं, और XC बराबर ओमेगा इंटू C होता है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/L इंटू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यहां से अगर आप चाहें तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, और ओमेगा को सबको पता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π क्या बेटा, F, 1/√LC। यहां से F इज इक्वल टू 1/2π √ क्या बेटा, LC। ये कौन सी सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर आपका Z मिनिमम है,
करंट का एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो गया। या तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंट, वैद्युत अनुनाद बोलते हैं इसको, वैद्युत अनुनाद। इस समय जो आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं ना, ये अनुनादी आवृत्ति है। इस समय कोई अपोजिशन नहीं है करंट का, सर्किट बिल्कुल प्योर है, कोई अपोजिशन नहीं है, सर्किट बिल्कुल प्योर है। और यहां जो फ्रीक्वेंसी आएगी ये अनुनादी आवृत्ति है, ये किसी सर्किट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। यानी जब सर्किट में कोई बाहरी आदमी नहीं है, ना तो कैपेसिटर, ना तो इंडक्टर, ना तो रेजिस्टर, ना प्रतिरोध है, ना प्रेरकत्व है और ना संधारित्र है, धारिता कुछ भी ना हो, तो उस समय की ये फ्रीक्वेंसी है। आखिर एक्सएल और एक्सी कैंसिल हो गए और इसका मैं मान लिया हूं सर्किट का ओमिक रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। एक्सएल एक्सी कैंसिल हो गए, कोई है ही नहीं सर्किट में आउटर एलिमेंट, कोई बाहर का एलिमेंट नहीं है सर्किट में, जो भी है सब सर्किट के फंडामेंटल एलिमेंट है। एक्सएल एक्सी कैंसिल हो गए, आर है नहीं, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ये सर्किट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसी को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। और इस समय करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। ठीक है, अब यहां से एक चीज और आपको बता दें कि बस इतना ही सही है। आगे पढ़ते हैं अगली हेडिंग। और इसमें एलसीबी, जब आपका ये आई था और ये वीएल, ये वीसी, अगर वीएल इज ग्रेटर देन वीसी या एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, कोई भी बात कर लो, तो जो नेट आएगा वो इस तरफ आएगा, VL माइनस VC। यानी जो करंट, जो वोल्टेज होगा, नेट वोल्टेज, वो डेफिनेटली लीडिंग पोजीशन में होगा करंट के कंपैरिजन में, वो भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी यहाँ नेट वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस 90 का होगा। और जब ज़्यादा है VL या फिर XL ज़्यादा है, तो इस टाइप के सर्किट को इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं, प्रेरकीय परिपथ। और अगर ऐसा हो गया कि VL कम हो गया VC से, बाय द वे XL कम हो गया XC से, तो नेट जो आएगा वो नीचे आएगा, VC माइनस VL या XC माइनस XL, नेट वोल्टेज जो आएगा। और इस बार वोल्टेज करंट से 90 डिग्री क्या होगा, लैगिंग कंडीशन में होगा, पश्चगामी होगा। और ऐसे सर्किट को कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं। ठीक है ना, कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं ऐसे सर्किट को।